हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एफआरओ के अंतर्गत फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को, जो कि ऑप्शनल के तौर पर आप ले सकते हो। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट कई सारे बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। फॉरेस्ट्री वो बच्चे भी लेते हैं जिनका बैकग्राउंड फॉरेस्ट्री का नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट्री में बहुत जर्नल सी चीज़ें पूछता है। इवन जितने भी पेपर हैं, आप जितने सारे पेपर उठा के देखोगे तो उसमें फॉरेस्ट्री है, इन्वायरमेंट साइंस है, एग्रीकल्चर है। इन सब में पिछले सालों में बहुत जर्नल पूछा था, और इसमें मैं जियोलॉजी को भी इंक्लूड कर देता हूँ, उसमें भी काफ़ी जर्नल सा पूछा था। बहुत हार्ड पेपर नहीं था। लेकिन केवल पिछले साल के पेपर को देखकर अगर आप ये योजना बना रहे हो कि इस बार आप ऑप्शनल लोगे, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि भाई पिछले साल के पेपर बहुत आसान थे कंपेरेटिवली, और पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इस बार पेपर उतना ही आसान होगा ऑप्शनल का, ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग फॉरेस्ट्री ले रहे हैं, जियोलॉजी ले रहे हैं, एग्रीकल्चर ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखना कि भाई अगर हम लोग इस बार ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पिछली बार की तरह ही हल्का पेपर आएगा। इस बार हो सकता है पेपर थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाए, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, और थोड़ा सा अपनी तैयारी ज़्यादा करना, पिछली बार से ज़्यादा अच्छे से तैयार करना अपना ऑप्शनल, क्योंकि इस बार अच्छा ऑप्शनल पूछा जाएगा। जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री बच्चे क्यों ले रहे हैं? फॉरेस्ट्री का भी वही फंडा है कि फॉरेस्ट्री में बहुत जनरल चीज़ें पूछता है, मैक्सिमम चीज़ें जनरल पूछता है, टेक्निकल चीज़ें कम पूछता है। फॉरेस्ट्री में आपका सिलेबस भी थोड़ा कम है अपेक्षाकृत, अगर आप देखोगे और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने पहले से काफ़ी पढ़ा होता है फॉरेस्ट्री के बारे में, ठीक। तो इसीलिए इसके नोट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ ये है कि फॉरेस्ट्री के नोट्स भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री की बहुत सारी किताबें होती है, क्योंकि आप जानते हो कि IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एक सर्विसेज होती है IS के अंतर्गत ही। उसके नोट्स जो होते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, वो आपके काम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे IFS के नोट्स आपके काम आ जाएंगे, आपको अलग से नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फॉरेस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप लेना चाहो तो बढ़िया ऑप्शन है मेरे ख्याल में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट्री में स्कोर अच्छा हुआ है। पिछले सालों में हम लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चों ने फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट लिया था, तो फॉरेस्ट्री में अच्छा स्कोर किया था। बट इस बार भी ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विल्लन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। छत्रक विल्लन का सामान्य विल्लन से विभेद कीजिए। सामान्य साधारण विल्लन की श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी में थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल रहती हैं, आपको पता है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थिनिंग। डिफरेंशिएट क्राउन थिनिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी थिनिंग। राइट अ ग्रेड क्लास ऑफ द ऑर्डिनरी थिनिंग। तो हल्का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट्री वालों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों का वितरण। ऋतु जैविकी, वनवर्धन, विशेषताओं, अप्राकृतिक, कृत्रिम पुनर्जनन एवं उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चंदन और अर्जुन। यानी कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सेरिकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्टिफिशियल रीजनरेशन एंड यूज ऑफ फॉलोइंग ट्री स्पीसीज, सेंटेलियम एल्बम और फर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक। कृषि वानिकी में पेड़ों की प्रजातियों के चयन के मापदंडों का वर्णन कीजिए। सामाजिक वानिकी के प्रयोजन, उद्देश्य एवं व्यापकता का विवरण दीजिए। सामाजिक वानिकी है, ठीक है। तो ये जो ये है आपका, ये लोग आप वहाँ भी पढ़ते हो, मतलब जब आप सिंपल इन्वायरमेंट पढ़ते हो वहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ट्री स्पीसीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। राइट द एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रो फॉरेस्ट्री इनकी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कई सारे बच्चे इसको लेकर इसमें MSc करते हैं, PhD करते हैं, उसी के अंतर्गत आता है ये फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, और कई जगह सेपरेट तरीके से भी एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स आपको लिखने हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? तो सोशल फॉरेस्ट्री बहुत सिंपल टर्म है, तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है आपका आ गया है। बीजोद्यान को परिभाषित कीजिए। बीजोद्यान के प्रकार लिखिए। बीजोद्यान के प्रबंधन हेतु स्थापना से पहले और स्थापना के बाद में विचारित विभिन्न पहलुओं को सूचीबद्ध कीजिए। डिफाइन सीड ऑर्चर्ड। राइट द टाइप ऑफ सीड ऑर्चर्ड्स। enlist the various aspects considering the important prior and after establishment of the seed orchards for its मैनेजमेंट, ठीक। वन नर्सरी का महत्व बताइए, उद्देश्य बताइए, साथ ही विभिन्न प्रकार की नर्सरियों की चर्चा कीजिए। 10 नंबर में है ये। किसी भी आप जब फॉरेस्ट्री के नोट्स उठा के देखोगे तो वहाँ पे दिया होता है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक। यानी कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेस्ट नर्सरी अलॉन्ग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरीज। वायुरोधक, विंड ब्रेक एवं रक्षा पट्टी, शेल्टर बेल्ट में विभेद कीजिए इनका।
वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द विंड ब्रेक्स एंड द शेल्टर बेल्ट, डिस्कस इन ब्रीफ देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। स्थूण कर्तन कापिस, हिंदी बहुत टफ है, थोड़ा सा देख लेना, जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ना इसको, थोड़ा थोड़ा इसके टर्म्स हैं। स्थूण कर्तन की मानक पद्धति को परिभाषित कीजिए। इस प्रणाली के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इस पद्धति का स्थूल कर्तन द्विआवर्तन पद्धति से विभेद कीजिए। बहुत ही टफ। डिफाइन copies with the standard system. What are the advantage and the disadvantage? Differentiate it from the copies with two rotation system. आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति स्थान प्रोविनेंस की परिभाषा दीजिए। उत्पत्ति स्थान प्रोविनेंस परीक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। वृक्ष सुधार में उत्पत्ति स्थान प्रोविनेंस परीक्षण की क्या भूमिका है? डिफाइन provenance, describe different phases of the provenance trial. What is the role of the provenance trial in tree improvement? जल संचयन क्या है? जल संचयन की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए और संरक्षित जल के कुशल उपयोग की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। What is water harvesting? वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? List the different method of the water harvesting and suggest the various practices for the efficient use of the conserved water. तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, पर्यावरण का प्रश्न हो गया। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो इन्वायरमेंट के साथ जब ये लोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि आपने इन्वायरमेंट में जो पढ़ लिया वो आपको फॉरेस्ट्री में भी काम आ सकता है, फॉरेस्ट्री वाला इन्वायरमेंट में काम आ सकता है। जैव विविधता की व्याख्या कीजिए, बहुत हल्का प्रश्न है। इसके अध्ययन के स्तरों का वर्णन किए। जैव विविधता के आकलन के विभिन्न उपाय क्या हैं? एक्सप्लेन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस द लेवल्स इन विच इट कैन बी स्टडीड। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स एम्प्लॉयड टू एक्सेस द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है? संयुक्त वन प्रबंधन की कार्यविधि। ग्राम वन समिति की रचना एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी फॉर्मेशन ऑफ द विलेज फॉरेस्ट कमेटी एंड द यूजफुलनेस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। समृद्धि प्रतिशत क्या है? फॉरेस्ट स्टैंड की तात्कालिक वार्षिक समृद्धि एवं माध्य वार्षिक समृद्धि में संबंधों पर चर्चा कीजिए। What is increment percent? Discuss the relationship between the CAI and MAI of a forest stand. सेकेंड वन, कार्य योजना को परिभाषित कीजिए। कार्य योजना के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्र की व्यापकता का वर्णन कीजिए। एक अच्छी कार्य योजना की मुख्य विशेषताओं का सूचीबद्ध लेखन कीजिए। तो देखिए बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है ना, कोई भी अगर बंदा थोड़ा सा पढ़ेगा तो लिख लेगा इसको, ठीक। मतलब ये है कि गप मारने वाला भी है हल्का फुल्का। डिफाइन द वर्किंग प्लान, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ वर्किंग प्लान, ऑल्सो enlist the silent features of the good working plan. Silent features था, सॉरी। आवर्तन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और नियमित एवं अनियमित वनों में इसकी प्रयोजना अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। आगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन द रेगुलर एंड इरेगुलर फॉरेस्ट। रेगुलर फॉरेस्ट क्या होते हैं, रेगुलर फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये आप लोग नॉर्मल एनवायरमेंट में पढ़ते हो। वन नीति एवं वन विधि कानून में क्या मुख्य विशेषताएं हैं? राष्ट्रीय वन नीति 1988 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये तो वैसे भी पढ़नी पड़ती है वन नीति, अगर आप उत्तराखंड में हो तो आपको वन नीति थोड़ा थोड़ा पढ़नी पड़ती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आपको पढ़नी चाहिए वैसे भी। तो what are the main differences between the forest policy and the forest laws? Write the silent features of the National Forest Policy 1988. वनोपज के विपणन की विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस चैनल्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस और द प्रोडक्ट्स। निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण है? निर्वनीकरण के नियंत्रण के क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो लिख लोगे आप निर्वनीकरण क्या है। जब किसी सतह से पेड़ वेड़ काटे जाते हैं निर्वनीकरण होता है, क्या क्या इसके उपाय हैं। राइट द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो आसान प्रश्न है। मेट्जगर वृक्ष आकार टी फोरम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इस सिद्धांत की आयत गणना कैलकुलेशन में महत्ता स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा सा देखिए अब टेक्निकल कुछ तो पूछेगा ही, कुछ तो ऐसी चीज़ें पूछेगा जो आपको पढ़नी पड़ेगी हर किसी एग्जाम में। ये मान के चलो 30% क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा ऐसे क्वेश्चन। अगर आप मैथ्स को देखो तो वहाँ पे भी 30% क्वेश्चन आपके आसान ही होंगे, ठीक। बात की जो 70% क्वेश्चन है, किसी किसी में 70% क्वेश्चन है और किसी किसी में 50% क्वेश्चन है जो कि टफ रहते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें टफ क्वेश्चन लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ रहते हैं, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में भी अगर वो कोर इन्वायरमेंट पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि दिया तो है सिलेबस में, अगर वो पूछना शुरू कर देगा तो सारा का सारा जो इन्वायरमेंट ले रहे हैं बच्चे और सोच रहे हैं बड़े आराम से निकल जाएंगे, उनको भी कष्ट होगा। तो यानी कि पढ़ना आपको हर किसी में ही पड़ेगा, ठीक है। ये मान के बच्चे लोग पिछली बार आसान था तो इस बार भी थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा। कंपेरेटिवली इजी हो सकता है बट पढ़ना इसमें भी आपको उतना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन द मैट जगर
थ्योरी ऑफ ट्री फॉर्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो अब आपने अगर ये नहीं पढ़ी होगी तो आप नहीं लिख पाओगे। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि का वन्यजीव में मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये तो कोई भी लिख लेगा। डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग, राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। काष्ठ शुष्कीकरण क्या होता है, काष्ठ शुष्कीकरण के उद्देश्यों ध्येय का विस्तृत विवरण देते हुए प्लाईवुड के विनिर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। What is wood seasoning? Write in detail the aims of wood seasoning and explain the silent steps in manufacturing of plywood। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सांख्यिकी का। इसके बाद सांख्यिकी वाला है। तो फॉरेस्ट्री, आप पूरी फॉरेस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो फॉरेस्ट्री में क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसके जो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको इसका सिलेबस सुना सुना सा पढ़ा पढ़ा सा लगता है, इनकी फैमिलियर आप इसके होते हो। ठीक है, फैमिलियर होते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो सिलेबस है छोटा है, थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं बट छोटा है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट से, ठीक है, ये ओवरलैप करती हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ETC चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करती हैं। चौथी चीज़ क्या है, मार्किंग अच्छी होती है इसमें, मार्किंग इसमें अच्छी होती है। पांचवी चीज़ क्या है कि टेक्निकल चीज़ें इसमें कम हैं। छठी चीज़ क्या है, इसमें इसके सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ठीक, तो ये 6-7 चीज़ें हैं जो आपके लिए आसान रहती हैं। और इसमें हार्ड चीज़ क्या है, इसके लिए मुश्किल क्या है, पहली चीज़ है अगर इसमें कोर पूछ लेगा, ठीक है, अगर इसका कोर पूछ लेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगी जिनका बैकग्राउंड नहीं है फॉरेस्ट्री का। दूसरी चीज़ क्या है कि कई सारे बच्चे जो मैथमेटिक्स में, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस के हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपके आगे के एग्जाम्स में नहीं होगा। ठीक, मान लीजिए आपने फॉरेस्ट्री में बहुत अब धुरंधर बन भी गए, तब भी आप PCS मेंस लिखने बैठोगे तो वहाँ पे इसका 10% 20% आएगा, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसके फेवर में है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है या करेक्शन विंडो में आप जाओगे तो करेक्शन विंडो में आप इन्वायरमेंट प्लस फॉरेस्ट्री कर सकते हो। अच्छा ऑप्शन रहेगा इन्वायरमेंट प्लस फॉरेस्ट्री, या इन्वायरमेंट प्लस जियो अच्छा रह सकता है। ठीक है, या इन्वायरमेंट प्लस AG अच्छा रह सकता है। और अगर आपकी पकड़ इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट में है तो आप वो भी ले सकते हो, आपको अपनी ताकत भी देखनी है। ठीक, पिछले साल के पेपर के आधार पर ही निर्णय करना बेवकूफ़ी होगी, आपको अपनी शक्ति भी देखनी है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपका 9.9 का GPA था जूलॉजी ऑनर्स में और आप जूलॉजी नहीं ले रहे हो तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक, मान लिया आपका 9 का GPA था या GPA 90% आप लेकर आए थे एग्रीकल्चर में और उसके बाद आप एग्रीकल्चर नहीं ले रहे हो तो फिर तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो अगर आपका बैकग्राउंड है तो उसके बैकग्राउंड के अनुसार लेना। मान लिया आप वेटनरी साइंस में बहुत अच्छे थे और आप वेटनरी साइंस नहीं ले रहे हो कि भाई अब नहीं वेटनरी साइंस में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी ने बताया नहीं मुझे, किसी यूट्यूबर ने कहा नहीं। यूट्यूबर इसलिए वेटनरी साइंस नहीं कह रहे हैं क्योंकि यूट्यूबर ने खुद नहीं पढ़ा होगा। वेटनरी साइंस के कम बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वेटनरी साइंस उसने खुद नहीं पढ़ा होगा तो इसलिए वो आपको भी नहीं बता रहे। तो इसीलिए वेटनरी साइंस अगर आपका अच्छा है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो वेटनरी साइंस भी ले सकते हो। बहुत अच्छी पकड़ है मैथ में, करते ही आपने 100% के झंडे गाड़ रखे हैं, 10-12 सब 100% लाए, उसके बाद मैथ ऑनर्स किया, मैथ्स में बहुत अच्छे हाल है आपके, और उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं जी इन्वायरमेंट आसान है तो मैं इन्वायरमेंट ले लूँ, तो बेवकूफ़ी है, मैथ्स की तरफ ही जाना। ठीक है, तो अपनी पावर भी देखनी है, अपनी स्ट्रेंथ भी आपको देखनी है, बट इसमें अच्छी मार्किंग होती है नो डाउट। ठीक है, तो जल्दी मिले नई वीडियो के साथ, ध्यान रखें आप लोग अपना।